नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आदान कर जमा के बारे में सेक्शन 17 के कुछ प्रावधानों के बारे में प्रकाश डालेंगे। सेक्शन 17 के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो बातों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। एक तो जो आईटीसी है उसका जो विभिन्न प्रकार की जमाओं में विभाजन जो होता है, यानी अपोर्शनमेंट होता है अलग अलग स्थितियों में कि भाई किस में कितना देना है, कितना पार्ट उसका करना है। तो एक तो उस जमाओं का विभाजन है और एक जो है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि जो कोई चीज आवक आपूर्ति के ऊपर कोई टैक्स चुकाया लेकिन उसकी आईटीसी नहीं मिलती है, यानी वो आईटीसी ब्लॉक हो जाती है। तो ये दो तरीके की बातें अपन इसके अंदर देखते हैं। पहली स्थिति हम अपॉर्चनमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से उनका विभाजन होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, इसमें एक बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि पहली बात तो जो कही गई है वो है कि जब कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जिसको कि आईटीसी की सुविधा मिलती है, तो इस प्रकार का जो आईटीसी जो लेने वाला व्यक्ति है तो वो पंजीकृत व्यक्ति तो होगा ही, उसी को मिलेगी आईटीसी। तो यदि उसने इस प्रकार की जो कोई आपूर्ति प्राप्त की है जिसका आपूर्ति का प्रयोग अंशतः अगर वो व्यवसाय के लिए करता है और अंशतः वो निजी प्रयोग के लिए करता है, तो संपूर्ण आईटीसी की संपूर्ण जो पेमेंट किया गया कर की उसको छूट नहीं मिलती है, मतलब जमा नहीं मिलता है, बल्कि जो जितना उस आपूर्ति जो ली गई आपूर्ति का जितना भाग वो व्यवसाय के कार्यों के लिए प्रयोग करता है उससे संबंधित जो पेमेंट किया गया टैक्स है केवल उसी की आईटीसी उसको उपलब्ध होगी। निजी कार्यों वाली जो आईटीसी है वो उसको उपलब्ध नहीं होगी, जो पेमेंट किया गया टैक्स है उसकी आईटीसी उसको नहीं मिलेगी। पहली बात तो इस तरीके से ये निजी कार्य और व्यवसाय कार्य वाला विभाजन हुआ। दूसरा ये है कि जब कोई पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवा का उपयोग करता है वो अंशतः अगर इस प्रकार का जो माल जिसमें प्रयोग किया गया हो वो टैक्सेबल है और अंशतः अगर वो एग्जम्प्ट वाला है, तो अंशतः टैक्सेबल के अंतर्गत अपन जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई को भी लेते हैं कि यानी यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने कोई माल या सेवा की आपूर्ति प्राप्त की है और उस पर कोई टैक्स चुकाया है और ऐसी प्राप्त की गई माल या सेवा की आपूर्ति का प्रयोग उसने किसी ऐसी आपूर्ति में किया है जो कि एग्जम्प्ट है, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उसका कुछ प्रयोग उसने टैक्सेबल के अंतर्गत किया है या जीरो रेटेड सप्लाई में किया है, दोनों ही बातें, जीरो रेटेड सप्लाई में किया है या टैक्सेबल में किया है, तो उसका उतना ही भाग उसको आईटीसी का मिलेगा। तो दूसरा अपॉर्चनमेंट ये हुआ, पहला तो निजी कार्य और व्यवसायिक कार्य में उपयोग करना था, दूसरा एग्जम्प्ट और टैक्सेबल में करने का है, और तीसरी बात जो है वो है बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सम्मिलित की जाती हैं। ऐसे बैंकिंग और वित्तीय संगठन यदि उनको उनको एक विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहें तो उसी माह में जिस माह में उन्होंने कोई इस प्रकार की आपूर्ति प्राप्त की है और उसके ऊपर कोई टैक्स का पेमेंट किया है, तो उसी माह के अंदर वो 50% आईटीसी प्राप्त कर सकते हैं, उसका आधा भाग जो है वो ले सकते हैं और बाकी जो है वो अपने आप ही जमा है वो निरस्त हो जाती है। मतलब 50% का वो उसी माह में ले सकते हैं और बाकी 50% निरस्त हो जाएगी। ये उनको विकल्प है, वो यदि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी इसके कुछ विभाजन हो गया।
इसके बाद में ये आता है कि जो अगली बात आती है वो ये आती है कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी करिए गए माल या सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त जो कोई भी इनपुट है जिसमें माल और सेवा दोनों आते हैं, उस पर उसने अगर कोई कर चुका है, यानी कोई ऐसा उसने इनपुट्स प्राप्त किए हैं जिनका प्रयोग पूर्णतः करयोग्य माल या सेवा के अंतर्गत किया जाएगा, तो उसके ऊपर छूट मिलती है पूरी, उसमें विभाजन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत एक सीमा और बताई गई है कि इसके अंतर्गत भी सेक्शन 17(5) के अंतर्गत कुछ ऐसी सूची दी गई है, कुछ ऐसे सामान और सेवाओं की जो इनपुट्स की सूची दी गई है, यदि वो उस सूची के अंतर्गत आते हैं तो फिर उनको वो जो है वो करमुक्त माल वाले करयोग्य माल का अंदर प्रयोग होने के बावजूद भी उसको जो है वो नहीं दी जाती है आईटीसी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो ब्लॉक्ड आईटीसीज हैं जो कि उस सेक्शन 17(5) के अंतर्गत वर्णित की गई हैं, जिनके अंतर्गत वो उसको ये सुविधा नहीं दी जाती है। बाकी जो जितनी भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कोई इनपुट्स का यूज किया जाता है तो वो सारा का सारा है वो आईटीसी उस पर मिल जाती है। नेक्स्ट बात आती है सेक्शन 74, सेक्शन 129 और सेक्शन 130 के अंतर्गत यदि कोई कर चुकाया जाता है तो इस प्रकार के कर चुकाए गए कर की जो आईटीसी है वो उपलब्ध नहीं होती है, ऐसी जमा स्वीकृत नहीं है। ये धाराएं जो हैं ये अपन आगे ब्लॉक्ड आईटीसी के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत लेंगे, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर सेक्शन 17 में भी इस बात का वर्णन किया गया है सेक्शन से, तो ये सेक्शन 17 का ही भाग है 17(5) भी, तो उसके अंतर्गत ये जो धाराएं हैं वो अपन बताई गई हैं, तो वो अपन निषिद्ध वाली से श्रेणी में ले लेंगे। जिसमें ब्लॉक्ड हैं, जिसमें डिसअलाउड हैं आईटीसीज, वो इसमें धारा 74, 129 और 130 के अंतर्गत जो कर चुकाए जाते हैं, तो वो जैसे 74 वाले में मान लीजिए कोई उसने टैक्स इवेजन किया है और उसके कारण से उसके ऊपर उसको कोई कर चोरी के परिणाम स्वरूप उसके ऊपर जो कोई टैक्स का भार ज़्यादा लगाया गया है, तो इस प्रकार के टैक्स के ऊपर कोई आईटीसी उसको मिलती नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कोई मूवमेंट में या कोई कन्वेंस के दौरान कोई माल है और उसको उसने मान लिया उस माल को पकड़ा गया है, फिर उसको माल को छुटाया गया है, तो वो भी जो इस कार्रवाई के अंतर्गत उसको कोई भी टैक्स चुकाया गया है तो वो टैक्स भी सेक्शन 129 में आ जाता है। और सेक्शन 130 के अंतर्गत कोई माल जब्त कर लिया गया, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई जब्त करने के कारण से, कन्फिस्केट करने के कारण से, और फिर अगर उसके ऊपर कोई हैवी पेनल्टी इंटरेस्ट और मान लीजिए उसके ऊपर कोई टैक्स का जो है वो भार पड़ता है, तो इस प्रकार के किसी भी माल के ऊपर कोई भी आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये जो है वो ऐसे चुकाए गए टैक्स की कोई पूर्ति, यानी इस प्रकार के कारण से कोई टैक्स चुकाया जाता है तो उस टैक्स के ऊपर उसको कोई भी आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। तो ऐसे ये कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन अब चूंकि इसके अंतर्गत तो जो ऊपर वाले पॉइंट थे उसमें तो ज़्यादातर हमने ये क्लेरिफाई किया कि भाई ये एक आईटीसी है, उसके कुछ टुकड़े हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाती है। वो यहाँ पर एक इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी होता है कि हमने कुछ बातें अलाउड थी वो अपन ने मेंशन ऊपर की, जिसके लिए एलिजिबिलिटी थी वो भी अपन ने बताया, लेकिन अब ऐसी है कि जिसको अपन ब्लॉक्ड आईटीसी कह सकते हैं या डिसअलाउंस ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट कह सकते हैं, कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें ये अलाउड नहीं होती है। तो उन परिस्थितियों के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे सेक्शन 17(5) के अंतर्गत, कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि वो उसको आईटीसी मिलती नहीं है। तो ये कहता है कि चाहे धारा में 16 में कुछ भी वर्णित हो या धारा 18 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में दी जाने वाली आईटीसी होती है वो चाहे उनमें कुछ भी लिखा गया हो, फिर भी निम्नांकित ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत जो है वो उस पंजीकृत व्यक्ति को वो आईटीसी की सुविधा नहीं मिलती है। तो उन परिस्थितियों के बारे में अपने को ज्ञान होना जरूरी है। उसमें सबसे पहला परिस्थिति है कि भी जो मोटर वाहन होते हैं और मोटर गाड़ियां होती हैं जिनकी क्षमता 13 व्यक्ति ड्राइवर सहित 13 व्यक्ति तक होती है, यानी 13 या इससे कम व्यक्ति की उनकी अंदर क्षमता है, तो ऐसी इस प्रकार की गाड़ियां
जो होती हैं, और ऐसी जो गाड़ियां जो ली गई थी उनके ऊपर जो भी आईटीसी जो टैक्स चुकाया गया था, तो ऐसे टैक्स की जो है वो आईटीसी उसको नहीं मिलती है। और इसी के साथ साथ इस प्रकार के जो वाहन होते हैं, ऐसे वाहन के ऊपर यदि कोई मान लीजिए इंश्योरेंस चुकाया गया, उनकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा चुकाया गया, कोई सेवा ली गई, इस प्रकार से अनुरक्षण संबंधी, मेंटेनेंस संबंधी, रिपेयर संबंधी कोई सेवा ली गई, तो ऐसी जो सर्विसिंग करवाई गई उसके कुछ ऊपर जो है मान लीजिए कोई जीएसटी का पेमेंट करवाया गया, तो ऐसे जो सेवाएं ली गई उनके ऊपर कोई टैक्स अगर जीएसटी चुकाया गया है तो उसकी भी उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। यानी ऐसे मोटर वाहन गाड़ियां जिनकी क्षमता 13 यात्री है ड्राइवर सहित, तो उनके खरीदने पर अगर कोई आईटीसी चुकाई है तो वो, इसी के साथ साथ यदि इस प्रकार के जो व्हीकल हैं उनको अगर मान लीजिए कहीं किराए पर चढ़ाया या उनको कोई पट्टे पर दिया कहीं, तो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं ऐसे वाहन। और जो इस प्रकार के वाहनों की कोई रिपेयर, मेंटेनेंस, कोई इंश्योरेंस या कोई सर्विसिंग है, वो कोई किसी संबंधी सेवा ली गई और उस पर कोई टैक्स चुकाया गया, तो ऐसे प्रकार के टैक्स की कोई भी आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन इसके अंतर्गत एक कंडीशन है, जो कंडीशन ये कहती है कि यदि इन मोटर वाहनों का प्रयोग, ये अपवाद वाली पोजीशन है, यदि इन मोटर वाहन का प्रयोग यदि यात्रियों के आवागमन के लिए किया जाता है, यदि इन मोटर वाहन का प्रयोग यात्रियों के वाहन के लिए आवागमन के लिए किया जाता है, यात्रियों के आवागमन के लिए किया जाता है, और इसके अलावा यदि ऐसे वाहन जो हैं वो मान लीजिए आगे बेचने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, यानी एक वाहन का व्यापारी है, वाहन खरीदता है, इस प्रकार के वाहन खरीदता है जिनकी क्षमता 13 यात्री तक की बताई, तो ऐसे वाहन खरीदता है और फिर आगे बेचता है, तो आपूर्ति लेता है देता है, तो उसको तो मिलेगी, और यात्री सुविधा वाले को मिलेगी। और यात्रियों को लाने ले जाने के अंतर्गत जैसे कैब है, कैब का काम क्या है, यात्रियों को लाने ले जाने का है, या जैसे मान लीजिए बसें वगैरह हैं तो वो यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको मिल जाती है। तो यात्री का लाने ले जाने का काम करने वाले, और इसके अलावा ऐसी ही आगे आपूर्ति करने वाली जो हैं वो कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं। और इसके अलावा यदि कोई ऐसी मोटर गाड़ियों का प्रशिक्षण देने का काम करने वाली कोई मोटर गाड़ियां खरीदी गई हैं जिनका काम ट्रेनिंग के रूप में, या ये मोटर व्हीकल ट्रेनिंग के लिए जिनका यूज किया जाता है, तो भी उनके ऊपर आईटीसी मिल जाती है। तो ये 3 बातें बताई गई हैं कि यदि इस प्रकार के वाहन हैं जो आगे बेचे जाते हैं, जो यात्रियों को ले जाने में काम करते हैं, और इसके अलावा जिनका यूज ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, तो ऐसे वाहन और इन वाहन की कोई इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विसिंग के ऊपर यदि कोई ऐसी सेवाओं के ऊपर कोई टैक्स चुकाया जाता है, तो इस प्रकार का जो टैक्स है उसकी आईटीसी भी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे अभी बताया, ऊपर 13 की क्षमता वाले जो मोटर वाहन हैं उनके 13 तक की क्षमता वाले उनके ऊपर नहीं मिलती, तो उनकी इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस की सेवाओं के ऊपर चुकाए गए टैक्स की भी नहीं मिलती। लेकिन इसी प्रकार से इन वाहनों के 3 कैटेगरी बताई, इनके ऊपर मिलती है, तो इनकी इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस के ऊपर भी ये जो आईटीसी है वो उपलब्ध हो जाती है। दूसरे प्रकार की बात यही बात जलयान और वायुयान के संबंध में लागू होती है। जलयान और वायुयान के संबंध में भी यही बात लागू होती है कि इस प्रकार के जलयान और वायुयानों के ऊपर जो कोई भी जो खरीदे गए उनके ऊपर कोई भी आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन यदि जलयान और वायुयान है वो आगे बेचने में अगर इनका यूज होता है तो मिल जाती है। इसी प्रकार से जलयान वायुयान चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है तो मिल जाती है। और इसी प्रकार से यदि इनका प्रयोग यात्रियों को लाने ले जाने में किया जाता है तो भी इस प्रकार की सुविधा मिल जाती है। और माल के परिवहन में अगर इनका प्रयोग हो रहा है, अगर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मतलब जैसे जहाजी कंपनियां माल ढोने का काम करती हैं तो भी मिल जाएगी। ऐसी जहाजी कंपनी जी यात्री ढोने का काम करती हैं तो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है वो ये 4 बातें इसके अंतर्गत बताई है, आगे पूर्ति करना, यात्रियों को ले जाना, माल को लाने ले जाना और चलाने और का प्रशिक्षण देने का काम करने वाली यदि कोई हवाई जहाज और जहाजी कंपनियां हैं तो उनको ये आईटीसी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा जो भी जहाजी कंपनियां होती हैं उन जहाज़ों के ऊपर जो है वो
ये सुविधा नहीं मिलती है। मान लीजिए कोई खुद का ही है और जलयान वायुयान उसने खरीदा है और माल का खुद का ही उसका यूज़ कर रहा है, कोई वाहन यात्री मतलब प्राइवेट यूज़ के लिए जैसे वाहन वगैरह हैं या वायुयान का यूज़ किया जा रहा है और उस पर टैक्स चुकाया, तो वो हवाई यात्राएँ की और की हवाई जहाज़ का यूज़ किया या खुद का प्राइवेट जहाज़ हो सकता है, तो ऐसे के ऊपर कोई आईटीसी की सुविधा है वो नहीं मिलती है। केवल ये 4 कैटेगरी बताई गई हैं। तो ऊपर वाले जिसमें बताया गया कि भाई ये हवाई जहाज और जलयान के ऊपर जो है कि समझ में कोई आईटीसी नहीं मिलती है, तो फिर ऐसे जलयान और वायुयान के रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसिंग इनके ऊपर भी नहीं मिलती। इनकी जो आईटीसी, इनके ऊपर जो टैक्स चुकाया जाता है उस पर भी आईटीसी नहीं मिलती ऐसी सेवाओं के ऊपर। और इसी प्रकार से ये 4 कैटेगरी बताई है जिनके अंतर्गत मिलती है, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यों के अंदर लगे हुए वायुयान और जहाज हैं उनके ऊपर अगर कोई इंश्योरेंस, कोई रिपेयर्स, मेंटेनेंस और सर्विसिंग की जाती है और उसके ऊपर कोई टैक्स चुकाया जाता है, यानी इस प्रकार की सेवाओं के ऊपर, तो उसकी आईटीसी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये बातें हैं वो अपने यहाँ क्लियर होती हैं। अब अपन नेक्स्ट आता है कि कुछ जो है, जैसे इसने बताया कि भोजन एवं खाद्य पदार्थ, केटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्साएं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर, ये इस प्रकार की जो सेवाएं प्रदान करने वाली जो स्थितियां होती हैं, तो ऐसे कार्य करने वाली या इस प्रकार की सेवाएं देने वाली जो होती हैं पंजीकृत व्यक्ति, उनको आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। यानी भोजन पेय पदार्थ, केटरिंग, सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक और शल्य चिकित्सा की सुविधाएं और जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, इनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलती है। लेकिन यदि इस प्रकार की जो इनपुट्स हैं इनका ऐसे ही माल की या सेवा की आपूर्ति में किया जाता है, ऐसे इनपुट्स का प्रयोग आगे भी आपूर्ति भी इसी प्रकार की किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्वास्थ्य जो है सेवाएं देने वाली एक संस्था है, तो इधर से जैसे माल या चीज़ें जो है वो क्रय करती है इनपुट्स के रूप में और फिर वो आगे सप्लाई करती है। तो फिर ये जो उसका कार्य हुआ, ये एक तरह से क्या हुआ कि ऐसे ही जो मतलब उसको वो मिल जाएगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने कैटरिंग की सुविधा ली है और उस पर टैक्स चुकाया है तो उसकी आईटीसी उसको नहीं मिलेगी। अगर एक कैटरिंग की सुविधा आगे कैटरिंग करने के लिए कर रहा है तो मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसका व्यवसाय है, यो तो इधर से वो लेता है और उधर आगे सेवा देता है, सेवा लेता है और सेवा देता है, तो फिर ये उसको मिल जाएगी। तो ये स्थिति अलग हुई। लेकिन यदि कोई किसी बिजनेस में कोई किसी कैटरर की सुविधा ली गई और उस पर मान लीजिए कुछ जो बिल आया और उसके ऊपर उसने जीएसटी चुकाई, तो उसकी वो आईटीसी उसको नहीं मिलती है। तो ये स्थितियाँ अपवाद स्वरूप इसके अंतर्गत बताई गई हैं जिनके अंतर्गत ये सुविधाएं मिल जाती है। अभी जैसे अपन ने एक बात तो इसके अंतर्गत ये है कि ये एक तो बात अपन ने जैसे ये भोजन पेय पदार्थ, कैटरिंग, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी एक बात तो ये थी, लेकिन इसका अपवाद बता दिया कि भाई यदि ऐसी आपूर्ति के अंतर्गत किया जाता है तो उसकी आईटीसी मिल जाती है। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये है कि यदि किसी क्लब की सदस्यता ले रखी है तो ऐसी क्लब की सदस्यता के ऊपर अगर उसने कोई टैक्स चुकाया है तो उसकी आईटीसी भी, और क्लब कौन सी, जैसे कोई मतलब स्वास्थ्य, बॉडी फिटनेस वगैरह के लिए जो केंद्र होते हैं वो जो चार्ज करते हैं उनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगी। और तीसरी बात इसके अंदर महत्वपूर्ण ये है कि यदि कर्मचारियों को कोई छुट्टी या अवकाश पर जाने पर जो एलटीसी की सुविधा, लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलता है, तो उसके ऊपर जो एलटीसी के ऊपर यदि इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला कोई कार्य है और उस पर कोई उसने टैक्स चुकाया है तो उस टैक्स की जो है वो आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एलटीसी की सुविधा करने के लिए जो टिकट वगैरह बनवाए और उसके ऊपर जो जीएसटी चुकाया और उस जीएसटी की सुविधा के ऊपर उसको आईटीसी नहीं मिलती है, एलटीसी के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, क्लब की सदस्यता, भोजन, ब्यूरेज, ये कैटरिंग, सौंदर्य प्रसाधन, कर्मचारियों की एलटीसी, इनके ऊपर किसी प्रकार का पेमेंट किया गया है तो उसकी आईटीसी यानी टैक्स का पेमेंट किया गया है तो आईटीसी नहीं मिलती है। और इसके बाद में आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज संबंधित। ये कुछ इस तरह की सर्विसेज होती हैं जो कार्य अनुबंध से संबंधित रखती हैं। यहाँ वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी निर्माण कार्य से होता है, किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये बात होती है। तो कंस्ट्रक्शन में ये आता है कि यदि किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट की सेवा ऐसी ली है जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के निर्माण के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी के निर्माण के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विस ली गई है उसके ऊपर यदि कोई टैक्स चुकाया गया है तो उसकी जो आईटीसी किसी भी सूरत में नहीं मिलती है। इसके अलावा लेकिन इसका अपवाद ये है कि यदि जो है वो किसी प्लांट एंड मशीनरी के निर्माण के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, मतलब कोई सेवा ली गई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की प्लांट एंड मशीनरी से संबंधित, अथवा मान लीजिए किसी ने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा ली है, निर्माण कार्य से संबंधित सेवा ली है और इसी निर्माण संबंधित कार्य सेवा को उसने आगे किसी को ट्रांसफर किया है या बेचा है या आपूर्ति किया है इस प्रकार की वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को, तो फिर ये तो उसका बिजनेस हुआ एक तरह से कि भी इधर से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता है और फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आगे सेवा उसको आगे देता है। तो ऐसी इस प्रकार से अगर उसको आदान प्रदान हो रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको वो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगी। जो उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है और उस पर जो टैक्स चुकाया है उसको आईटीसी मिल जाएगी यदि उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को आगे ट्रांसफर किया है। तो ये इसका कुछ अपवाद हैं जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बात और है, जब डिसअलाउड होती है आईटीसी, वो आईटीसी कब डिसअलाउड होती है, जब धारा 10 के अंतर्गत यदि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत यदि कोई आपूर्ति प्राप्त की गई और टैक्स चुकाया गया जीएसटी, तो इस प्रकार की जीएसटी की कोई आईटीसी मिलती नहीं है। ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि कंपोजिशन योजना एक इस प्रकार की योजना होती है जिसके अंतर्गत कोई भी जो माल का जो आपूर्ति करने वाला होता है वो एक्चुअल में नॉर्मल जीएसटी का टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, यद्यपि वो जीएसटी में पंजीकृत है, लेकिन वो नॉर्मल जीएसटी का बिल नहीं जमा कराता। जो कुछ भी पेमेंट करना होता है उसको जेब से कम दर से पेमेंट सरकार को करना पड़ता है उसको, इसलिए वह किसी भी आपूर्ति लेने वाले से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। यानी आपूर्ति लेने वाला जो है वो जो है उससे अगर उसने कोई इस तरीके का, हालांकि ऐसी आपूर्ति पर चुकाएगी जीएसटी पर आईटीसी नहीं मिलेगी, ये निजी प्रयोग हेतु नहीं, ये इसमें धारा 10 के अंतर्गत कंपोजिशन अंतर्गत ली गई। तो एक्चुअल में तो ये बात होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कंपोजिशन योजना के अंतर्गत यदि कोई माल खरीदा जाता है, लिया जाता है, तो उसके ऊपर जीएसटी होती ही नहीं है। उसके ऊपर कौन सी जीएसटी नहीं होती, नॉर्मल जीएसटी का बिल होता ही नहीं है। और चूंकि जो सप्लायर होता है वो कंपोजिशन योजना का सप्लायर है, वो अपने ग्राहक से जीएसटी का टैक्स ले भी नहीं सकता, वो उस बिल की राशि के अंदर अब जीएसटी जो है उसको जोड़ के नहीं ले सकता, वो उसको अपने पॉकेट से ही उसको जमा करानी पड़ती है एक कम दर से। इसलिए लेकिन यहाँ एक सीधी सी बात है कि भी कोई भी व्यक्ति जो कंपोजिशन योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति माल को सप्लाई करता है, तो ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता जो होता है ना जीएसटी योजना का, वो यदि कोई कंपोजिशन योजना के अंतर्गत एक आपूर्तिकर्ता है कंपोजिशन योजना का, और उसने मान लीजिए कोई जीएसटी पेमेंट की है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उसको टैक्स इनवॉइस जीएसटी का जारी किया गया, लेकिन उसके ऊपर वो आईटीसी उसको नहीं मिलती है। यहाँ स्पष्ट दो बातें हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ लिखा भी गया है गलती से तो भी आपको यहाँ ये क्या समझना है कंपोजिशन योजना के बारे में, कि मान लीजिए कंपोजिशन योजना का आपूर्तिकर्ता है, तो उसको कंपोजिशन योजना के आपूर्तिकर्ता को कोई आईटीसी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यद्यपि उसने वो माल खरीदा था, वो उसने जीएसटी चुकाई थी, टैक्स इनवॉइस उसको जिसने आपूर्ति किया उसने तो टैक्स इनवॉइस जारी किया, तो उसके ऊपर उसको आईटीसी मिल जाती है। लेकिन चूंकि स्वयं अपनी आपूर्ति कंपोजिशन योजना के अंतर्गत करता है, इसलिए उसको आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है। तो कंपोजिशन योजना के अंतर्गत ली गई आपूर्ति पर चुकाई गई जो जीएसटी पर आईटीसी नहीं मिलती है। यहाँ इसका मतलब समझने की जरूरत है आपको। ये कंपोजिशन योजना से मतलब यहाँ ये है कि जो कंपोजिशन योजना का आपूर्ति करता है उसको उसने जो जीएसटी चुकाई थी उसके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, क्योंकि वो खुद अपना टैक्स इनवॉइस नॉर्मल जीएसटी का टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकता, इसलिए उसको सुविधा मिलती है। इसके अलावा निजी प्रयोग में ली गई माल और सेवा की आपूर्ति, ये तो क्लियर की जा चुकी है बात पहले भी कि भी निजी प्रयोग के लिए कोई माल या सेवा की आपूर्ति
जो है वो अगर उसने कोई प्राप्त की है निजी कार्य के लिए, तो ऐसी ली गई आपूर्ति के ऊपर कोई भी टैक्स उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगी। चोरी हो गया कोई माल, नष्ट हो गया, खो गया, या उसको फ्री सैंपल के रूप में दे दिया, गिफ्ट दे दी, किसी तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया, तो इस प्रकार के माल के ऊपर जो टैक्स उसने चुकाया था, लिए गए ऐसे माल की जब उसने आपूर्ति ली थी तो उस पर जो टैक्स चुकाया था उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। नष्ट हुआ, खो गया, चोरी हो गया, या किसी भी तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया या फ्री सैंपल के रूप में दे दिया, तो ऐसे माल ऐसे माल की जो प्राप्त आपूर्ति थी उसके ऊपर जो टैक्स चुकाया था उसकी आईटीसी उसको नहीं मिलती है। तो ये जो है इस प्रकार के डिसअलाउड या ब्लॉक्ड आईटीसी के अंतर्गत आ गया। और इसके अलावा लास्ट अपनी देखते हैं कि वही बात है धारा 74 के अंतर्गत, कर चोरी अगर उसने टैक्स इवेजन किया है और फिर उसके ऊपर कोई और टैक्स वगैरह लगाया गया है, कोई पेनल्टी वगैरह लगाई गई है, तो ऐसे प्रकार के टैक्स कर चोरी के मामले के अंदर कोई टैक्स का बर्डन है तो उसकी तो फिर उसको आईटीसी मिलेगी नहीं, मतलब वो सारी आईटीसी उसकी गायब है। कर चोरी के कारण से या परिवहन के दौरान के कारण से कोई माल है उसको डिटेंशन कर लिया गया है, या तो इस प्रकार के डिटेन किए गए किसी माल के संबंध में उसको छुड़ाया गया है, तो कोई ऐसे माल के ऊपर भी अगर उसने कोई टैक्स चुकाया है तो ऐसे टैक्स के ऊपर नहीं मिलेगी। और जब्त किया गया, कोई कन्फिस्केटेड कर लिया गया है किसी माल को, तो ऐसे धारा 130 के अंतर्गत तो इस प्रकार के जब्त किए गए माल के ऊपर भी पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। तो ऐसे जब्त किए गए माल की भी आईटीसी उसको नहीं मिलती है। कोई भी टैक्स चुकाया गया है तो वो उसके ऊपर नहीं, यानी एक तरह से अवैध कार्य हुआ, कोई गलत कार्य हुआ तो वो तो निश्चित रूप से उसकी चाहे पेनल्टी लगे, चाहे उसके ऊपर जो उसने टैक्स चुकाया वो सारे के सारे उसकी आईटीसी गायब हो जाती है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का जो है वो उसको आईटीसी की फायदा नहीं मिलता है। यदि उसने ऐसे कोई गलत कार्य किए हैं तो उसकी आईटीसी मिलने का सवाल ही नहीं है। ये बातें जो हैं वो अपने को डिसअलाउंस ऑफ आईटीसी के बारे में हमारे को स्पष्ट करनी है। तो हमने अभी तक अपने इसमें सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के बारे में अपन ने लिखा है। एक तो एलिजिबिलिटी का था, दूसरा अपॉर्चनमेंट एंड ब्लॉक्ड आईटीसी का था, और अब अपन जो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे तो वो अपना जो है वो विशेष तौर से कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होंगे, कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी जबकि आईटीसी उपलब्ध हो जाती है, उनका अध्ययन हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सभी विद्यार्थियों को मैं बार बार फिर कहता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो दी गई जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।